नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये जाना पहचाना चेहरा है, आपने ज़रूर देखा होगा। यह सुमित अवस्थी। काफ़ी गोदी चैनलों में ये बड़े एंकर रहे हैं। मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। दरअसल मैंने और सुमित अवस्थी ने एक ही दिन दरअसल पत्रकारिता का जीवन शुरू किया था और एक ही चैनल से, जी न्यूज़। तब जी न्यूज़ 24 आवर चैनल नहीं हुआ करता था, जी टीवी पे बुलेटिन आया करता था। हम दोनों ने एक साथ एज ए ट्रेनी शुरू किया था, तो तब से मित्र हैं। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि मुझे अपनी कहानी नहीं बतानी। दरअसल इस शख्स ने एक पॉडकास्ट में एक, आप कह सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन किया, या ये कहें कि एक गलती मानी। सुमित अवस्थी ने माना कि दरअसल उन्हें ये अब एहसास होता है कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसको लेकर जो एक धारणा बन गई थी पत्रकारों में, और इनकी भी बनी थी, वो दरअसल झूठ थी, वो फरेब था, हमें ठगा गया था। सही में मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कि मैं भी उस वक्त पत्रकार था, कवर करता था, मतलब पत्रकार तो हूं अभी भी, और हम भी ठगे गए थे। मैं भी 3-4 दिन उस धरने में शामिल हुआ था, लेकिन बाद में समझ में आया कि कितना बड़ा छलावा न सिर्फ पत्रकारों के साथ, इस पूरे देश के साथ अन्ना हजारे ने उस आंदोलन की आड़ में किया था। अन्ना हजारे प्लस कंपनी, सब के सब। अब सुमित अवस्थी ने भी माना है, हालांकि एनडीटीवी में है अभी ये, लेकिन इन्होंने माना तो है कि वो बहुत बड़ी गलती थी, और उसी गलती का नतीजा है कि आज सत्ता में बीजेपी बैठी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर अन्ना हजारे ने वो नौटंकी नहीं की होती उस वक्त, अन्ना हजारे और गैंग को उस वक्त संघ ने पीछे से सपोर्ट नहीं किया होता, और उस वक्त मीडिया ने अंधा होकर सिर्फ और सिर्फ सरकार को लपेटने का नहीं सोचा होता, अगर न्यूट्रल दिखा होता या कुछ इन्वेस्टिगेट किया होता कि इस सारे धरने या सारे उसके मामले के पीछे है कौन, तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन खैर, जो हुआ वो हो गया। नतीजा आपके सामने है। सुमित अवस्थी ने अपनी गलती मानी, सबसे बड़ी बात यह है। मैं सुमित अवस्थी की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि बात जरा गोदी मीडिया की ही मैं आज शुरू करना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक और चैनल है जहां मैं और सुमित अवस्थी दोनों एक साथ काम कर चुके हैं आज तक। जरा ये आज तक की हेडलाइंस देखिए और आज तक की स्क्रीन देखिए। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को संवेदना का मरहम। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहुल गांधी। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जगह के विजुअल दिखा रहे हैं। ये मैंने आजकल नोटिस किया है कि राहुल गांधी को गोदी मीडिया दिखाने लगा है, झक मार के दिखाने लगा है। वरना जहां प्रधानमंत्री दौरों पर हो, प्रधानमंत्री कल असम में थे, आज बिहार जा रहे थे, सब कुछ था, उसके बीच में अगर राहुल गांधी को हेडलाइंस में लिया जा रहा है, ना सिर्फ दिखाया जा रहा है, हेडलाइंस में लिया जा रहा है, उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही है, वो भी पॉजिटिव, कि भाई मरहम पीड़ितों का को संवेदना का मरहम देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब या तो राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया है कि गोदी मीडिया मजबूर हो गई है राहुल गांधी को दिखाने के लिए, या मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि गोदी मीडिया अब एक अल्टरनेट ढूंढ रही है लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, या तीसरा यह है कि गोदी मीडिया को इतने बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए हैं कि लोगों ने देखना कुछ इस कदर बंद कर दिया है कि अब उनके बीच टिके रहने के लिए आधे मन से सही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक ट्रू जर्नलिज्म यानी सच्ची पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बैलेंस दिखाना चाहते हैं, हालांकि वो हो नहीं पाता। इन्हीं तीन में से एक कारण हो सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री आज बिहार के दौरे पे गए, बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, घोषणाएं की, बड़ा कुछ किया, लेकिन एक चीज और देखिए, इसी गोदी मीडिया के टीवी स्क्रीन पर देखिए, हजारों करोड़ की सौगात विकास की बात प्रधानमंत्री करे, लेकिन बीच में देखिए नेशनल मखाना बोर्ड का उद्घाटन, पीएम मोदी का बिहार दौरा। मखाना बिहार कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? जी हाँ, कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर थे, तो राहुल गांधी किन से मिले थे? किसानों से, मखाना किसानों से ही मिले थे।
और राहुल गांधी की वो तस्वीरें, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि राहुल गांधी जब पैंट ऊपर करके उस जमीन में, खेत में उतर गए थे जहां रुपाई हो रही थी और मखाना किसानों से बात की थी। और अब प्रधानमंत्री अब मखाना बोर्ड का ऐलान करे, उद्घाटन कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों चीजों को देखो, गोदी मीडिया मोदी, गोदी मोदी दोनों को देख लीजिए, तो ये नहीं लग रहा आपको, ये संदेश नहीं मिल रहा इन चीजों से कि राहुल गांधी ने दोनों को मजबूर कर दिया उन्हें फॉलो करने के लिए। प्रधानमंत्री मखाना बोर्ड का आगे भी उद्घाटन कर सकते थे या किसी और से भी करा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी यात्रा के दौरान मखाना किसानों से मिलते, मखाना किसानों का मुद्दा उठाते हैं, प्रधानमंत्री मखाना बोर्ड का उद्घाटन कर रहे हैं। गोदी मीडिया सुबह शाम राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाने में लगी रहती है, लेकिन मजबूर है पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए राहुल गांधी, उनको दिखाने पर मजबूर है। ये राहुल गांधी ने अपनी जगह खुद बनाई है। ये राहुल गांधी पर गोदी मीडिया कोई एहसान नहीं कर रहा, ये जगह खुद बनाई है। वो खुद जगह कैसे बनाई है उसका उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी का उनको फॉलो करना। कितनी ही चीजें ऐसी हो गई है, अब तो अगर एक लिस्ट बना लो तो आप सैकड़ों चीजें ऐसी हो गई हैं जो राहुल गांधी की चीजों को प्रधानमंत्री ने फॉलो किया है, माना है या फिर उनकी नकल की है। हर चीज में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की छाप कहीं ना कहीं मोदी जी के हर कदम पर आज की डेट में दिखाई दे रही है। मोदी जी जो कर रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, या जो उनकी जो टीम है जो ये सारा प्लान करती है, हर जगह आपको राहुल गांधी की छाप दिख रही है। और गोदी मीडिया में भी आपको हर जगह राहुल गांधी के असर, यानी जिनको फुटस्टेप कहते हैं ना, वो दिख रहे हैं। मैं यार वहाँ उनको मिलने जाना चाहता हूँ। अगर इस देश में अगर मेरे को या उनको हम इंडिया में ही आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो फिर कारण क्या, हमें क्यों रोका जा रहा है? नहीं, आप बताइए ना हमें। एसएसपी साहब, एक मिनट, मेरी सुनिए, कोई वैलिड रीजन नजर, ये कितना दूर है? टूर पिंड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मैं ये कह रही हूँ कि हम गाँव में नहीं जा रहे हैं, चेंज हम यही जा रहे हैं। यही जहाँ लोग खड़े हैं हम वही जा रहे हैं। हाँ, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये तो सामने है। The main concern is not near that 1 kilometer. नहीं, वो ठीक है। No, we are not going there. So you are okay with us going there? The main concern नहीं, बस ठीक है। we'll just go there on the shore. That's it. नहीं, एक बात बताइए, सुनिए, you are okay if we go to that point? वो इसलिए दिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने मजबूर किया। मजबूर कैसे किया? मजबूर ऐसे किया कि यही प्रधानमंत्री इसी पंजाब में इन्हीं बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे, लेकिन हवाई दौरे किए थे, एक आध जगह लोगों से मिलकर आए थे। राहुल गांधी ने हवाई दौरों के लिए बिल्कुल मना किया और खुद बाय रोड इफेक्टेड इलाकों में गए, लोगों से मिले, बातचीत की, सब जगह गए। वहां भी गए, उस जिले में भी गए जहां मोदी जी गए थे, यानी गुरदासपुर। क्योंकि गुरदासपुर, राहुल गांधी भी समझ गए कि मोदी जी क्यों गए थे, क्योंकि गुरदासपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है पंजाब में जो एक वक्त बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथ से वो छूट गई, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर कई बार लगातार सेलिब्रिटी को उतारा। पहले विनोद खन्ना 3 बार, शायद 3 या 4 बार वहां से सांसद रहे, उसके बाद सनी देओल रहे। इस बार कोई स्टार नहीं था 2024 में, तो वो हार गए। तो मोदी जी वो सीट अपनी वापस पक्की करने गए थे, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे क्योंकि राहुल गांधी का सांसद अभी वहां से है। तो ये जो राहुल गांधी की जेस्चर है, लगातार सड़क पे रहने की, लगातार लोगों के बीच में रहने की, लगातार लोगों के मुद्दे उठाने की जो ठानी है, जो आदत सी बन गई है उन्होंने, राहुल गांधी को जो डेली का रूटीन हो चुका है, उस रूटीन ने मजबूर कर दिया है कि मोदी जी भी राहुल गांधी को फॉलो करें और गोदी मीडिया भी फॉलो करे। मोदी जी की मजबूरी ये है कि वो राहुल गांधी की तरह सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच नहीं जा सकते।
उसकी दो वजह है। एक तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी रीजन होते हैं। दूसरा, मोदी जी का अहम कहीं बड़ा है। मोदी जी जिस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं थे या जब नए नए सीएम भी बने थे, तब भी लोगों के बीच नहीं जाते थे। आज का तो छोड़िए, वो सिर्फ विदेशों में एयरपोर्ट पे जो खड़े होते हैं सिर्फ उन्हीं के बीच जाते हैं। लेकिन कम से कम मुद्दों की कॉपी करने की तो कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का ऐसे ही नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी जो राहुल गांधी ने अपने में दिखाई है, जिस राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल सब कहते थे, उस राहुल गांधी ने आज की डेट में और कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, राजनीति कैसे करनी है ये बेशक ना सिखाया हो, लेकिन चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथी हो, चाहे एनडीए के साथी हो, चाहे बीजेपी हो, सबको एक चीज करने पर मजबूर कर दिया है कि लोगों के बीच जाना, यात्राएं करना, लोगों की समस्याएं सुनना। आज की डेट में आप आसपास नजर दौड़ाइए, आपको हर पार्टी का नेता ये करता नजर आ रहा है। कम से कम देश की राजनीति के लिए राहुल गांधी के इस योगदान को तो कोई नकार नहीं सकता। गुपचुप तरीके से हर एक पार्टी का नेता ये मानता है कि राहुल गांधी ने राजनीति को इस रूप में तो ला दिया है जो भारत की राजनीति से कहीं दूर चली गई थी चीजें। 80 के दशक के बाद ये सब चीजें नहीं दिखती थी, 90 के दशक के बाद। इनफैक्ट खासकर जब से राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की जब से हत्या हुई थी, उसके बाद नेताओं ने दूरी बना ली थी। लेकिन राहुल गांधी वापस सबको वहां ले आए। अब एक तरफ प्रधानमंत्री राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे लगता है कभी कभी कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये अल्टीमेटली एक दिन आके ऐसा तो नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की जुगाड़ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री समेत सारे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, चाहे कोई नेता हो, लगातार खास करके चुनाव आयोग को बचाने के लिए एक ही मुद्दा उठाते हैं, एक ही पॉइंट देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में घुसपैठिए बहुत हो गए, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करती है, कांग्रेस उन्हें बचाना चाहती है, हम भगाना चाहते हैं। ये बात कहने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि भाई आपको 11 महीने नहीं हुए सत्ता में, 11 साल हुए सत्ता में, और देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। इस देश में अगर 11 साल में एक भी घुसपैठिया घुसा है, इस देश में एक भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई भी नेपाली कोई भी आया है यहाँ घुसपैठ करके एक भी, तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। अगर आप बार बार ये कहते हो कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती है, तो पहले उससे इस्तीफा मांगिए, पहले उस पर कार्रवाई होगी जिसका काम है इस घुसपैठ को रोकना। अगर वो अपने काम में नाकाम हो रहा है, पहले उस पर कार्रवाई होगी, फिर उस पर सवाल उठाइए जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बचाना चाहती है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि अमित शाह के इस्तीफे का जुगाड़ करवा रहे हैं क्या ये। दूसरी तरफ बीजेपी के जो चीजें, नेगेटिव चीजें जो कभी बाहर नहीं आया करती थी, अब एक एक करके चीजें खुलने लगी हैं। अब ये देखिए आपके सामने प्रधानमंत्री के अपने राज्य गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, दैनिक भास्कर अखबार ने जो खबर छापी है उसके हिसाब से विजय रूपानी की जो अंतिम यात्रा में वो देखे ना आपने, जो सारा कुछ सजावट वगैरह सब कुछ होती है, फूल वगैरह, टोटल खर्चा 25 लाख के आसपास आया था, 23 से 25 लाख, और बीजेपी ने वो देने से इनकार कर दिया और बिल वालों को सीधा उनके घर भेज दिया। हालांकि उनके घर वालों ने पेमेंट कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री और अपने सीनियर नेता को जो विदाई है, जो उसके अंतिम संस्कार है या जो भी उसमें खर्चा हुआ, हजारों करोड़ रुपए की मालकिन बीजेपी, शानदार 5 स्टार हजारों ऑफिस की मालकिन बीजेपी के पास, गुजरात जैसे राज्य जो अमीर राज्य है, जहां बीजेपी सबसे मजबूत अपने आप को मानती है, प्रधानमंत्री का गृह राज्य, गृह मंत्री का गृह राज्य, अडानी अंबानी का गृह राज्य,
वहां अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा का खर्च भाजपा नहीं उठा रही। थोड़ी हैरानी की बात है या थोड़ी बेशर्मी की भी बात है। अब खास करके मेरी और बहुत से लोगों की, मेरी खास करके, क्योंकि मुझे एक मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत बड़े लेवल के वो लगते थे, नेता से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट थे। इस देश को जो आज जहाँ इस देश है, इस देश को यहाँ पहुँचाने में एक बहुत बड़ा अहम किरदार था मनमोहन सिंह का। जब मनमोहन सिंह को राजघाट पर अंतिम संस्कार करने की परमिशन नहीं मिली थी उनके परिवार को, तो मुझे वो दुख आज तक था कि वो सम्मान मनमोहन सिंह को नहीं मिला जिसको वो डिजर्व करते थे। फिर मलिक, आपको याद है, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, उनको राजकीय अंतिम संस्कार नहीं मिला, वो बड़ा दुख हुआ था। लेकिन आज जब विजय रूपानी की एक खबर देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जो अपनों का नहीं हो सकती, जो पार्टी जो अपनों के साथ ऐसा कर सकती है, मलिक और मनमोहन सिंह तो फिर भी गैर थे, तो उनको कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कैरेक्टर बीजेपी का अब सामने आ रहा है, दिख रहा है। ये अभी पिछले 10 साल में कहाँ था, छुपा रहता था। कहाँ ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, 1-2 मीडिया हाउस ही सही, सोशल मीडिया ही सही, लेकिन चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा, बीजेपी को झटका अदालत भी वक्त वक्त पर देती रहती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब झटका दिया वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो नॉन मुस्लिम का उसमें नए वक्फ कानून में है कि नॉन मुस्लिम जो है नॉमिनेशन पर उसमें नॉमिनेट होंगे, उस पर स्टे तो नहीं दिया, लेकिन उनकी लिमिट तय कर दी। फिर एक उसका बड़ा अहम कानून का हिस्सा है कि वही वक्फ कर सकते हैं जो 5 साल प्रैक्टिस मुसलमान हो। प्रैक्टिस मुसलमान तो आप समझ ही सकते हैं, कम से कम 5 बार नमाज पढ़ता हो, जो दिन में जिसने दाढ़ी रखी हो, मतलब जो भी प्रैक्टिस है मुस्लिम धर्म में वो सब करता हो, वही वक्फ कर सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उसको खारिज कर दिया। फिर एक जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट ने कहा दखल नहीं दिया, लेकिन इतना कहा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको कि जिसमें कहा था डीएम के हाथ में सारी पावर जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि एग्जीक्यूटिव जो होती है वो इतनी ज़्यादा उसको हक नहीं दिए जा सकते कि वो आपके इन धार्मिक मसलों पर या इस तरह के मसलों पर कंट्रोल कर सके या उनका एकाधिकार हो। तो एक तरह का बहुत तगड़ा झटका जो है ये सरकार को वहाँ से लगा है, सुप्रीम कोर्ट से लगा है। तो कहानी दरअसल बीजेपी की इस तरह से खुलती जा रही है, यानी कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री किताब है ये, जो अब तक बंद थी, मुट्ठी बंद थी कह लो या किताब बंद थी कह लो, कुछ भी कह लो आप। अब धीरे धीरे इस किताब के एक एक पन्ने खुलने लगे हैं, और जैसे जैसे शुरुआती पन्ने खुल रहे हैं ये चीजें बाहर आ रही हैं। अब इन पन्नों के खुलने के साथ जो चीजें निकल रही हैं, आप उम्मीद कीजिए कि जैसे जैसे ये पन्ने और खुलेंगे, किताब और खुलती जाएगी, तो क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएगी। आज कांग्रेस ने एक और चीज़ का जो है वो आप उजागर कह सकते हैं, उजागर किया कि बिहार में किस तरह से 1 रुपये सालाना पर हजारों बीघा जमीन, हजारों एकड़ जमीन सरकार ने अडानी को दे दी पावर प्लांट लगाने के लिए। और मजे की बात यह है, हजारों एकड़ जमीन जिसपे पेड़ भी कटेंगे सब होगा, 1 रुपया सालाना पे है। तो उसके एवज में उम्मीद ये करता है ना लोग कि भाई चलो सरकार ने दे दी है तो सस्ती बिजली देगी। बिजली भी सस्ती नहीं, कहा जा रहा है 6 रुपये से ऊपर प्रति यूनिट लोगों से वसूला जाएगा। मतलब जमीन भी लोगों की, टैक्स भी लोग दें, सरकार अडानी को मुफ्त में दे सब कुछ, और कमाए कौन? कमाएंगे अडानी जी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने खुलेआम ये सारी चीजें कैसे करने की हिम्मत सरकार कर रही है, जबकि सरकार को ये भी मालूम है कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सरकार के अड़ियलपन का या सरकार के
जो आप ये कह सकते हो ना कि एक रवैये का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग जिस पे जिम्मा है लोकतंत्र को, चुनावी लोकतंत्र को जिंदा रखने का, सही तरीके से चलाने का, सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम धमकी के हिसाब से आप ये कह लीजिए कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि हम तो एसआईआर करके रहेंगे और हमारे काम करने के अंदाज में किसी को दखल देने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अगर इस भाषा में चुनाव आयोग जवाब दे रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई हो कि वो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करे? ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताने को तैयार है वो इन लोगों की क्या औकात समझता होगा, आप इससे अंदाजा लगाइए। लेकिन लोगों को तो सारी चीजें पता चल रही है ना। अभी आपके पड़ोस में कुछ हुआ है, उससे पहले एक दूसरे पड़ोस में कुछ हुआ था, उससे पहले तीसरे पड़ोस में कुछ हुआ था। सबक लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो आप वही कहलाओगे जो वो शख्स कहलाता है जो एक गलती करने के बाद दूसरी गलती करता है, दूसरी गलती करने के बाद तीसरी गलती करता है, सीखने की बजाय इन गलतियों को दोहराता है। जो उसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द या जुमला वही आपके लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि वक्त मेरे भाई, मेरे दोस्त, सोशल मीडिया का है। जितना दबाओगे सोशल मीडिया उतना उछाल के वापस देती है। और नेपाल ने एक चीज तो बता दी कि आप अब वक्त चला गया है, आप सोशल मीडिया को अब अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसका खामियाजा फिलहाल, उसकी तपिश मोदी जी महसूस भी कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बीजेपी को लगातार पछाड़ रही है, उससे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी घट रही है और बीजेपी की जमीन लगातार खिसक रही है। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से बड़ी मदद मिलती है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।